नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स 2022 करंट अफेयर पर डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत हम 22 से लेकर 23 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। संस्कृति आईएएस की ओर से कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स आपके लिए चलाए गए हैं, जैसे करंट अफेयर का इनिशिएटिव है, जिसमें हम जो मुद्दे प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करते हैं। डिटेल एनालिसिस हम उन टॉपिक्स का करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। इसके अलावा टारगेट प्रीलिम्स 2022 ये इनिशिएटिव है जिसमें हम प्रीलिम्स की परीक्षा को टारगेट करते हुए पढ़ाई करते हैं। तीसरा इनिशिएटिव गवर्नमेंट स्कीम्स का है। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमेशा से ही इनसे 3 से 4 प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें अपने आंसर को प्रभावशाली बनाने के लिए एक डाटा के लिए भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, साथ में समय सीमा का ध्यान रखते हुए, हम कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से जो है गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और ये इनिशिएटिव भी आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इनको देखिएगा, आपके एग्जाम में ये आपका साथी बनकर आपकी हेल्प करेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी एक और मैं महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ साझा करना चाहूँगी। देखिए, संस्कृति आईएएस की ओर से वैकल्पिक विषय इतिहास, इसका एक ऑफलाइन और लाइव कोर्स का जो है बैच शुरू किया गया है श्री अखिल मूर्ति सर के निर्देशन में। ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये 2 मार्च 2022 से हो रहा है। अगर किसी कारणवश आप ऑफलाइन कक्षाओं को लेने में असमर्थ हैं तो आप लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो वीडियोस हैं उनका सीधा प्रसारण, या मैं कहूँगी कि कक्षाओं का एक सीधा प्रसारण आपके लिए किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पनरुति काजू। देखिए, जो काजू है मुख्यतः तमिलनाडु में पाया जाता है और तमिलनाडु की जो काजू प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है उसने इसके लिए जीआई टैग का जो है आवेदन किया है। देखिए, मैंने आपको जीआई टैग के बारे में पिछली जो टारगेट प्रीलिम्स वीडियोस थी उनमें जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया हुआ है। यहाँ पर आइए, देखिए, इस काजू का अपना एक अलग स्वाद होता है, इसकी गुणवत्ता डिफरेंट होती है, तो इसीलिए जो है अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से और क्योंकि ये एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन में पाया जाता है, इसके लिए जो है जीआई टैग की मांग की गई है। तमिलनाडु में कुड्डलोर की सोने की खान के रूप में भी इसको जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो खेती की जाती है वो लेटराइट मिट्टी में की जाती है, जो तटीय रेत होती है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, या फिर आप कहें कि जो रेड सॉइल होती है वहाँ पर जो है इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आयुष स्टार्टअप। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव न्यूज़ में है। बेसिकली जो आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, यानी कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो काम करता है, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से इस चैलेंज की जो है शुरुआत की है। क्या होगा? देखिए, जो वैकल्पिक उपचार हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में इनोवेशन है, उसके लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना इस स्कीम का, या आप कह सकते हैं इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें भाग लेने वाली 3 श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी क्या होगी कि जो आयुष खाद्य नवाचार समाधान, दूसरी है आयुष जैविक उपकरण समाधान और तीसरी है आयुष आईटी समाधान। ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम और जिस संस्था के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया है वो जो है परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए, जो बेंट टोड गेको है, इसको एक आर्मी टैग मिला है। देखिए, ये क्या है? ये एक सरीसृप है, इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, और मेघालय के जो उमरोई के जंगली क्षेत्र है वहाँ पर ये बेंट टोड गेको, इसकी एक नई प्रजाति मिली है और सेना को सम्मान देते हुए इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है क्राएटोडे कटलाइजस एक्सर्टेसिस। देखिए, जो एक्सर्टेसिस है इसका लैटिन भाषा में जो शब्द का अर्थ निकलता है वो कुछ सेना से रिलेटेड ही निकलता है, इसीलिए सेना को सम्मान देते हुए इसका जो है नाम रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। हिस्ट्री का ये टॉपिक है, ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस महोत्सव के
आप कह सकते हैं तत्वाधान में इस पर एक डिस्कशन गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है, तो इसलिए न्यूज़ में है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1905 में लंदन में जो है स्थापित किया गया था। बेसिकली जो भारत से लंदन जाने वाले युवा लोग होते थे उनको हेल्प करने के उद्देश्य से इस इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, ठीक है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति थी उसके प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी इस संगठन की स्थापना हुई थी। इसके अलावा देखिए जो भीकाजी कामा थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, सरदार सिंह जी रावजी राणा थे, ठीक है, जिनको SR राणा भी कहते थे। ऐसे कुछ प्रमुख राष्ट्रवादियों का समर्थन इसको हासिल था, ठीक है। केवल भारतीय ही इस संगठन का सदस्य बन सकते थे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में कई बार इसी तरह के स्टेटमेंट देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। और एक आप कह सकते हैं सामान्य अवधारणा प्रचलित है अभ्यर्थियों के मध्य कि अगर कहीं पे ओनली, ऑल इस तरह के वर्ड्स लिखे गए हैं, एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट होती है तो जनरली गलत होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। एक एक्सेप्शन आपके सामने कि केवल यानी कि ओनली इंडियंस इसका भाग हो सकता है, और ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। 2003 में जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों को स्विट्जरलैंड से भारत जो है वापस लेकर आए थे। नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव चिन्ह, ठीक है। देखिए चुनावों का मौसम चल रहा है तो चुनाव चिन्ह का न्यूज़ में आना स्वाभाविक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि चुनाव चिन्ह मिलने की एक क्या प्रक्रिया होती है। देखिए जब आप नामांकन पत्र दाखिल करते हैं उस समय जो राजनीतिक दल होते हैं या कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है उसको चुनाव आयोग के द्वारा 3 चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। इन 3 में से वो कोई एक अपने लिए सिलेक्ट कर सकता है और इन चिन्हों का आवंटन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। समझिए, देखिए जो राजनीतिक दल उम्मीदवार है जो पहले आएगा उसको उसकी पसंद का जो है चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का अगर विभाजन हो रहा है, दल में टूट हो रही है, ठीक है, तो वो चुनाव चिन्ह जो अभी मान लीजिए एक दल का था अब वो 2 दलों में से किसका रहेगा इस पर निर्णय जो होता है वो चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए निर्वाचन आयोग या जो चुनाव आयोग है उसको ये शक्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो जो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 है इसके तहत राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनके लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये शक्तियां जो हैं आयोग को मिली हुई है, ठीक है। देखिए निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के किसी विवाद अथवा विलय पर निर्णय लेने हेतु एकमात्र प्राधिकरण भी है। तो मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह की कोई बात आती है तो इट्स दी ओनली इंस्टीट्यूशन जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट है कि जो निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन संशोधन आदेश 2017 ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरक्षित रिजर्व्ड, जिनको बेसिकली किसी ना किसी को दे दिया गया है, अब वो उसकी पहचान बन चुके हैं। जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हमारी पाम होती है, इसी तरह जैसे भाजपा है उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, ठीक है। तो ये रिजर्व हो गए हैं। अब इन चुनाव चिन्हों को कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देश भर में 8 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है, 64 राज्य दल हैं, उनको ये रिजर्व्ड वाले चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। अब ये तो रिजर्व हो गए, लेकिन मान लीजिए कोई नई पार्टी आती है, जैसे जैसे चुनाव का मौसम आता है तो हजारों नए चुनाव दल सामने निकल कर आ जाते हैं। अब उन दलों को भी तो पहचान देनी है कि भाई उनको वोट जब दी जाएगी तो किस निशान पे जो है बटन प्रेस किया जाएगा। तो क्या है, उस चुनाव आयोग के पास बहुत सारे चुनाव चिन्हों का एक कलेक्शन है। तो ये जो कलेक्शन है ये फ्री है, ये इस चुनाव में मान लीजिए इस पार्टी को मिल गया, ठीक है, अगले चुनाव में हो सकता है वो किसी और पार्टी को मिल जाए अगर ये वाली पार्टी नहीं लड़ रही है, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ वाले सिद्धांत के आधार पर। तो यही लिखा गया है कि 200 फ्री जो है प्रतीक चिन्हों का एक कोष है, और जो गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है जिनको मान्यता नहीं मिली हुई है उनको आवंटित जो है चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ का आंसर करना है। देखिए जो लोग कमेंट में रिप्लाई करते हैं हमें बेहद खुशी होती है कि आप जो है इंटरेक्टिव सेशन के रूप में इसको लेते हैं और गिव एंड टेक का एक रिश्ता हमारे बीच एक पनपा है।
तो आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है, सभी ने रिप्लाई करना है कि नेशनल पार्टी, ये जो राष्ट्रीय दल का दर्जा होता है, ये कौन से कंडीशन पूरा करने पर मिलता है, ये आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बोलते हैं। ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? देखिए, पेरिस में जारी जिसकी बैठक हो रही है, वहाँ पर आतंकवाद का जो वित्तपोषण होता है, यानी कि टेररिज्म को जो फाइनेंसिंग की जाती है, उसका मुकाबला करने के लिए भाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो नामित आतंकवादी समूह के नेता थे, ठीक है, उन पर पाकिस्तान के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, इसका आकलन किया जा रहा है। आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने कुछ आतंकवादी संगठनों को अपनी जो है टेररिज्म वाली सूची में मान लीजिए डाल रखा है, तो उनको लेके पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की है, उनके अगर मुकदमे चल रहे थे तो उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, इस बात पर जो है बैठक में बातचीत चल रही है। ये बातचीत क्यों चल रही है? क्योंकि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। देखिए, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये इसके पास दो लिस्ट होती है मेन रूप से, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। जब किसी देश को माना जाता है कि वो टेररिज्म के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक सेफ हेवन बना हुआ है, सुरक्षित है, तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं कि भाई इस वाले देश को थोड़ा और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, इस पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर क्लियर ही हो कि भाई प्रूव हो गया है कि इस देश की तरफ से जो है हेल्प मिल रही है इस तरह के आतंकवादी संगठनों को, तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उसको सामना करना पड़ता है। फिलहाल की बात की जाए तो जो नॉर्थ कोरिया है, केवल वही ब्लैकलिस्ट में जो है शामिल है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ब्लैकलिस्ट में जाने की संभावना भी ना के बराबर है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा गहन जांच जो है करनी पड़ती है, और फिलहाल कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। और कुछ 26-27 पॉइंट दिए गए थे पाकिस्तान को जिन पर उसे कार्रवाई करनी थी, उसमें से वो लगभग मोस्टली पॉइंट्स पर काम कर चुका है, ऐसा उसने बोला है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अभी पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में ही रहने की संभावना है। आगे देखते हैं, जो ग्रे सूची है इसको और क्या भी कहते हैं, अतिरिक्त निगरानी वाले देशों की सूची। ठीक है, देखिए 18 में इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और उसके बाद से ही पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हम इससे बाहर आ जाएं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो 1989 में जो G7 देश थे उनके द्वारा पेरिस में एक बैठक का आयोजन हुआ था और उसी में बेसिकली इसका गठन हुआ। ये एक अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कौन गैर सरकारी संगठन है, कौन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कौन सा रीजनल ग्रुप है, कौन सा मल्टी पार्टी इंस्टीट्यूशन है। कई बार प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका सचिवालय कहाँ पे है, तो जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है OECD, उसका जहाँ पे हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, 2001 में देखिए FAT जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा जो आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधी प्रयास हैं, इसको भी शामिल करने के लिए अपने अधिदेश का विस्तार किया गया था। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि पहले ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पर ही काम कर रहे थे, लेकिन अब देखिए इन्होंने जो है जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है इसको भी अपनी कार्यवाही के अंदर समाहित कर लिया है। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2012 में सामूहिक विनाश के जो हथियार होते हैं उनके प्रसार हेतु भी वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए इसने जो है अपने अंदर इसको सम्मिलित किया है। समझ गए यहाँ तक? देखिए 2 क्षेत्रीय संगठन भी इसमें शामिल है। पहला कौन सा है, तो गल्फ कोऑपरेशन ऑफ काउंसिल, और दूसरा कौन सा है, तो यूनियन कमीशन। अब देखिए नासा का जो परसेवरेंस रोवर है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? देखिए जो नासा का परसेवरेंस रोवर है ये मंगल ग्रह के जेजोरा क्रेट की खोजबीन करने के लिए, उसका अन्वेषण करने के लिए जो है भेजा गया है। 2021 को मंगल ग्रह की सतह पे ये सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया था और तब से इसने पृथ्वी का जो समय होता है उसके हिसाब से 1 साल पूरा कर लिया है, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, ये ग्रह से चट्टानों की कोर के नमूनों का संग्रहण जो है लेकर आएगा। देखिए जो मंगल ग्रह है उसकी विरल हवा से ऑक्सीजन का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन करने के लिए जो है बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य है।
और 14 फरवरी को इसने एक रिकॉर्ड बनाया था। इसने 320 मीटर की यात्रा पूरी की थी और एक ही दिन में मंगल ग्रह पर रोवर के द्वारा तय की गई ये सबसे अधिक दूरी थी। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। देखिए, रोवर में एक मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट नामक एक विशेष उपकरण लगा है। ठीक है, ये जो मंगल ग्रह है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एक वातावरण है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके पहली बार जो आणविक ऑक्सीजन होती है, ठीक है, आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन जो होती है, उसका निर्माण करेगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये जो परसेवरेंस रोवर है, ऑक्सीजन से रिलेटेड इसका कुछ काम है। इतना आपको एग्जाम के लिए याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखिए क्या बताया हुआ है, क्या क्या इसमें होगा। एक इंजेन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर भी इसके साथ भेजा गया है और मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहले हेलीकॉप्टर होगा। अगर कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंजेन्यूटी ये क्या है, तो आपको पता ना होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर है। समझ गए? देखिए, मंगल ग्रह की जलवायु और भूविज्ञान का ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, ये जो है न्यूज़ में है। देखिए, जर्मनी में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और भारत भी इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है, हर साल होता है। 1963 से जो है लगातार हर साल म्यूनिक में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, फिर स्थायी सिंधु आयोग ये चर्चा में है, क्योंकि देखिए आयोग की एक वार्षिक बैठक होती है, हर साल होती है। उसमें 10 भारतीय सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे और इसमें पहली बार कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, जो सिंधु जल संधि है इसमें ये कहा गया है कि बारी बारी से भारत और पाकिस्तान की अध्यक्षता में एक स्थायी सिंधु आयोग को बनाना, उसकी बैठक को आयोजित करना ये अनिवार्य है। देखिए, तो ये चर्चा में क्यों है, इसका महत्व क्या है, तो मैंने आपको बताया कि इस बार 3 महिलाएं जो हैं प्रतिनिधि मंडल के अंदर भाग लेंगी। इसके एजेंडे में क्या है, यानी कि बातचीत किन चीज़ों पर की जाएगी, तो देखिए पाकिस्तान ने भारत के कुछ परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है। वो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, जम्मू और कश्मीर में जो चिनाब बेसिन है उसके अंदर पाकलदुल, लोअर कलनई और किरू और लद्दाख में स्थापित की जाने वाली कुछ छोटी जल विद्युत परियोजनाएं ये हैं। ठीक है, तो इस पर बातचीत होने की संभावना है। इसके बाद देखिए सिंधु जल संधि ये क्या है, ये समझ लेते हैं। देखिए, जल वितरण समझौता हुआ था भारत के साथ। यहाँ पर देखिए ये जो सिंधु नदी तंत्र है ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान बेसिकली इस पूरे में फैला हुआ है और 5 नदियाँ जो है इसकी सहायक नदी है, जिसको पंच नद तंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस नदी जल का कैसे वितरण होगा जब विभाजन हुआ देश का, इस पर जो है एक तरीके से सहमति बनाने के लिए ये समझौता किया गया। इस समझौते में क्या किया गया, देखिए विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। जो 3 पूर्वी नदियाँ, ईस्ट वाली जो रिवर है, कौन कौन सी, ब्यास, सतलज। ठीक है, कौन कौन सी आपकी ब्यास यहाँ पे दिख रही है, सतलज, और साथ में कौन सी है, रावी, ये जो दिख रही है। इस पर भारत को नियंत्रण दिया गया, जबकि जो पश्चिमी नदियां हैं, एक आपकी सिंधु और दूसरी चेनाब और झेलम, ठीक है, इन पर जो है पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए, ये जो सिंधु नदी जल तंत्र है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी संभावना है। ठीक है, इसको ध्यान से आप आपको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नासा का लूसी मिशन, ये न्यूज़ में है, तो देखते हैं क्यों न्यूज़ में है। देखिए, ये जो अंतरिक्ष में भेजा गया यान है अगले 12 वर्षों तक जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनका भ्रमण करेगा। बेसिकली हुआ क्या, जो खगोलविद होते हैं जो वो एक तारे का अवलोकन कर रहे थे, तो एक घटना जो है उनको घटित होती हुई दिखाई दी। क्या था वो, कि एक तारे का जब वो अवलोकन कर रहे थे तो कुछ समय के लिए वो तारा क्या है, गायब हो गया, क्योंकि यूरीबेट्स नाम का एक क्षुद्र ग्रह था। ठीक है, क्या नाम था, यूरीबेट्स, उस वो तारे के सामने से होकर गुजरा था। तो ये जो घटना है बेसिकली इसको ऑक्लटेशन या ग्रहण के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये, जब एक खगोलीय पिंड किसी अन्य खगोलीय पिंड के सामने से गुजरता है तो जो वो पीछे वाला पिंड है वो जब आप उसका अवलोकन करते हैं वो दिखाई नहीं देता। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्य ग्रहण।
देखिए चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, है ना, इनकी जब अलाइनमेंट ऐसी होती है कि पृथ्वी से सूर्य जो है सीधा दिखाई नहीं दे पाता, तो उसकी ग्रहण की स्थिति बनती है। इसी को जो है क्या बोलते हैं, ऑक्लटेशन बोलते हैं। लूसी मिशन के बारे में और अगर जानना चाहें तो बृहस्पति ग्रह के जो टॉर्जन क्षुद्र ग्रह हैं उनका इन्वेंशन करने वाला नासा का ये पहला मिशन है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि ये सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए शिवाजी की जयंती, तो शिवाजी न्यूज़ में है, ये 19 फरवरी को मनाई जाती है और इन्होंने बीजापुर की जो आदिल शाही सल्तनत थी उसका जब पतन हो गया तो इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और आगे चलकर एक महान मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति यहाँ से हुई, ठीक है। 1870 में जो समाज सुधारक थे ज्योतिराव फूले, उन्होंने बेसिकली शिवाजी की जयंती को सेलिब्रेट करना शुरू किया था। देखिए कई बार स्टेटमेंट आ सकती है कि शिवाजी की जयंती को सेलिब्रेट करना किसने स्टार्ट किया, तो हमने देखा है कि शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव ये तिलक के द्वारा शुरू किए गए थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जयंती जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा सेलिब्रेट करना जो है शुरू हुई थी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शिवाजी जो है उनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है लेवेंडर की खेती। देखिए जो CSIR का IAMS है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर जो काम करता है, उसने एक मिशन चलाया था अरोमा मिशन। इस अरोमा मिशन के अंदर ही एक आ जाता है बैंगनी क्रांति, वायलेट क्रांति, ठीक है। यहाँ पर लेवेंडर की खेती जो है जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से शुरू की जाएगी, ठीक है। ये जो CSIR के तहत बेसिकली हमारा है, ये अनुसंधान और विकास का एक संगठन है। बैंगनी क्रांति या जो लेवेंडर क्रांति है ये 2016 में CSIR के अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में इसकी खेती की जाती है, तो इसलिए न्यूज़ में तो कई बार आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य लेवेंडर के कल्टीवेशन के लिए जो है जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर जो है जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका पहला चरण में क्या कुछ हुआ और इसके दूसरे चरण में किस तरह की डेवलपमेंट हुई वो बताया हुआ है, आप जो है PDF पर देख लीजिएगा। हमारे द्वारा वीडियो आने के 2 दिन बाद PDF को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। इसकी नोडल प्रयोगशाला कौन सी है, तो देखिए CSIR केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधे संस्थान जो कि लखनऊ में है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। इसके बाद देखिए फास्ट रेडियो ब्रस्ट, ये न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि पुणे में जो नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है और अमेरिका का जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, इनके खगोलविदों ने एक फास्ट रेडियो ब्रस्ट की मेजबान आकाश गंगा थी, उसके परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्रण करने के लिए एक टेलीस्कोप का जो है प्रयोग किया। उस टेलीस्कोप का नाम है विशालकाय मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। देखिए रेडियो ब्रस्ट जो होते हैं ये आकाश गंगाओं से तीव्र एक तरीके से चमक के साथ निकलने वाले ब्रस्ट होते हैं और ये 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा देते हैं ना, कई बार वो सूर्य के द्वारा दी गई ऊर्जा से भी ज़्यादा होती है, आगे हम देखेंगे। तो ये जो टेलीस्कोप है इसके द्वारा इसको देखा गया, ठीक है, और ये टेलीस्कोप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वदेशी है, ठीक है, समझते हैं। क्या लिखा है, फास्ट रेडियो ब्रस्ट क्या होते हैं, 2007 में इनको खोजा गया और तब से इसका एक्चुअल सोर्स क्या है इसकी दिशा में काम चल रहा है। ये क्या होती है, रेडियो तरंगों की, यानी कि जो रेडियो वेव्स होती हैं उसके बहुत चमकदार विस्फोट होते हैं। ये रेडियो तरंगे कैसे होती है, जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंजेस होते हैं तो खगोलीय पिंडों के द्वारा रेडियो वेव्स जो है उत्पन्न की जाती है। इनकी जो अवधि होती है रेडियो ब्रस्ट की मिली सेकेंड स्केल में होती है, जिसके कारण इनका पता लगाना और आकाश में इनकी कौन सी स्थिति है, क्या सोर्स है, इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लियर। देखिए ये असाधारण जो घटनाएं हैं ये 1000वें हिस्से के रूप में यानी कि अगर 1 सेकंड का आप 1000वां हिस्सा निकाल लो, उसमें जितनी ऊर्जा ये उत्पन्न करती है उतनी ऊर्जा सूर्य 1 साल में करता है, तो लॉट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पता लगाना कि ये जो ब्रस्ट हैं ये आकाश गंगा में कहाँ से आ रहे हैं और बेसिकली किस हिस्से से आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारी जो आगे की योजना है उनके बारे में जानने के लिए। फिर देखिए जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, क्योंकि इसके द्वारा इन ब्रस्ट का पता लगाया गया, तो ये 45 मीटर व्यास का पूरी तरह से संचालित
30 रेडियो दूरबीनों की श्रृंखला से मिलकर बना हुआ है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है उसके द्वारा संचालित है और ये एक स्वदेशी परियोजना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर में विद्रोह, ये न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वो मणिपुर के जो उग्रवादी संगठन है उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। देखिए, मणिपुर विद्रोह का उदय 1964 में हुआ जब यूएनएलएफ ने यानी कि यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का गठन हुआ। ये एक ऐसा उग्रवादी संगठन है जिस पे अभी तक पार नहीं पाया जा सका है और आसफा वगैरह की वजह से ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। आसफा पर हमारे चैनल के द्वारा एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो डाली चुकी है ऑलरेडी, आपने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप में एक लोकेशन बताई गई है। तो हम अगर बात करें मणिपुर की तो देखिए ये आपका यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा, इम्फाल इसकी जो है राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा। दरअसल जो हमारा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय मंत्रालय है उसने बेसिकली एक पॉलिसी लॉन्च की है, किसके ऊपर? डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी DRE के ऊपर। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आबादी वाले वो क्षेत्र जहां बिजली की या तो कम या बिल्कुल पहुंच नहीं है वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नवीनीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके। ठीक है, इससे क्या क्या होगा? देखिए, जो ये DRE है इससे क्या होगा? एक तो ऊर्जा लक्ष्य जो है हमारे और क्लाइमेट को लेके हमने जो कमिटमेंट्स की हैं उनको पूरा करने के अवसर हमें मिलेंगे। फिर देखिए, भारत की जो कच्चे तेल पर आयात है उस पर निर्भरता कम करने को मिलेगी। ठीक है, और लोगों को अपनी आजीविका में रिन्यूएबल एनर्जी को जो है शामिल करने के लिए एक प्रोत्साहन मिलेगा। चैलेंज क्या है? देखिए, लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने आजीविका के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करें, ऐसी तकनीक अभी बहुत ज़्यादा पैमाने पर कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच नहीं बना पाई हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी का एक गैप है इसको फिल करना एक बड़ा चैलेंज है इस तरह की पॉलिसीज़ में। ठीक है, कभी जब इस न्यूज़ में फर्दर डेवलपमेंट होगी तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस आपको पता होना चाहिए कि DRE ये योजना नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत और फ्रांस विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है और इस बैठक में भारत और यूरोपीय संघ, इसके अलावा अफगानिस्तान की क्या स्थिति चल रही है, भारत प्रशांत रणनीति जो है, दक्षिणी चीन सागर विवाद जो चल रहा है, ईरान परमाणु समझौते को लेकर जो कुछ हो रहा है और यूक्रेन संकट जैसे लगभग सभी मुद्दों पर बातचीत की गई है। यहाँ से एक चीज़ और आपको पता चलती है, जो जो चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं, देखिए वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ये सब हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें से मोस्टली मुद्दे हमने जो है अपनी वीडियो में कवर किए हुए हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वाला एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत और फ्रांस के अगर सामरिक संबंधों की बात करें तो जब 1998 में शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर समाप्त हो गया तो भारत उन पहले देशों में से था जिसने भारत के साथ एक अच्छे राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक है, और जब 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण का हमने फैसला किया था तो उसका समर्थन करने वाले जो चंद देश थे उनमें से फ्रांस भी एक था। ठीक है, इसके अलावा देखिए वर्तमान में कश्मीर का मुद्दा हो, टेररिज्म का मुद्दा हो, फ्रांस हमारा एक विश्वसनीय साझेदार देश बनकर उभरा है। देखिए तीनों सेनाओं के द्वारा जो हमारी तीन एक्चुअली कमांड है उनके द्वारा फ्रांस की भी तीनों सेनाओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री और नेवल और जो है आपकी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। उनके नाम देख लेते हैं। स्थल सेना तो अभ्यास शक्ति, नौसेना अभ्यास वरुण और वायुसेना तो अभ्यास गरुड़। यहाँ पर देखिए फ्रांस की लोकेशन जो है मैप के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, तो आप ये किस किस से बॉर्डर करता है ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, तो नेक्स्ट हमारा जो है थैंक यू ही आ गया है, यानी कि आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपकी अगर कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप कोई इनिशिएटिव चाहते हैं जो हमारी तरफ से आपके लिए शुरू किया जाए, आप कुछ टॉपिक्स पर अगर डिस्कशन चाहते हैं तो उनको भी मेंशन कर सकते हैं, हमारी तरफ से उन पर काम अवश्य किया जाएगा। मेरी पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आपका बेहद धन्यवाद। नमस्कार।